तमिलनाडु में टीवी के नेता विजय सरकार कैसे बनाएंगे अब तक साफ नहीं हो सका है। कांग्रेस ने सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने की शर्त पर उन्हें समर्थन का ऐलान किया है। विजय तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे। आज 111 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन खबरें बता रही हैं कि राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन जुटाने की बात कह करके लौटा दिया। विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीत के आई है। विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी, 1 सीट स्पीकर को जाएगी, यानी टीवीके को 12 विधायक चाहिए। 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने टीवीके के समर्थन का ऐलान किया है, जिसे डीएमके ने पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। डीएमके और कांग्रेस की जुदाई और टीएमसी की हार ने विपक्षी अलायंस के भविष्य पर भारत के संदर्भ में सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ा किला फतह किया, पूरब में असम भी जीता और बीजेपी सिर्फ सरकार ही नहीं बना रही है, उसने अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ाई है। इससे पहले पिछले 2 साल में बीजेपी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार भी जीत चुकी है। बिहार में जेडीयू उसके साथ है, लेकिन पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। देश में अब 17 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। विपक्ष की बात करें तो गैर बीजेपी दल सिर्फ 6 राज्यों में और 1 जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सिमट गए हैं। इनमें से भी 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और केरल दक्षिण भारत में हैं। उत्तर भारत में अब विपक्ष के पास सिर्फ झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ही बचे हैं। झारखंड हेमंत सोरेन की जेएमएम के पास है, कांग्रेस गठबंधन में है छोटे भाई की भूमिका में। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगले साल वहां चुनाव होने हैं। हिमाचल जो कि उत्तर भारत में इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। ये सब मिलाकर भी गिनती सिर्फ 7 तक पहुंचती है। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनकी पार्टियां केंद्र की राजनीति में अपनी संख्या से कहीं ज़्यादा प्रभाव रखती थी। ममता और स्टालिन दोनों ऐसे मुख्यमंत्री थे जो केंद्र की मोदी सरकार को संघीय ढांचे और आर्थिक स्वायत्तता, फिस्कल ऑटोनॉमी जैसे मुद्दों पर लगातार घेरते रहे थे। केरल में पिनराई विजयन भी इनके साथ थे, लेकिन तीनों ही मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब इनकी आवाज़ इसलिए ज़्यादा गौर से सुनी जाती थी क्योंकि इनके पास बड़े राज्यों में सत्ता थी, लेकिन देश में धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। उत्तर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय पार्टी है और सत्ता में है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है पर वो हाशिए पर है। हरियाणा में लोकदल लंबे समय से सत्ता से दूर है। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी को पिछले चुनाव में 10 सीटें तो दिलवा दी थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ सरकार में थे और फिलहाल कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक तौर पर गर्त में है। मायावती हर चुनाव में वोट प्रतिशत दिखाकर खुद को और अपने समर्थकों को सांत्वना देने का काम करती हैं, लेकिन सीटें घट करके 0 तक पहुंच चुकी हैं। बसपा के पास सिर्फ 1 विधायक है इस समय। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों ने उन्हें संबल जरूर दिया है। बिहार आ जाइए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 20 साल से सत्ता से दूर है। नीतीश के साथ 2 बार सरकार में आए, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में कभी नहीं रहे। फिलहाल विधानसभा में 25 सीटें हैं उनकी। सदन में विपक्ष की आवाज़ भी बनना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने किला संभाल करके रखा था, जिसे बीजेपी ने आखिर भेद लिया, और ओडिशा में बीजेपी नवीन पटनायक के किले को पहले ही ढहा चुकी है। हालांकि नवीन बाबू के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक सत्ता में रहे केंद्र से ज़्यादा दूर नहीं रहे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सत्ता में है और वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में है। कर्नाटक में जेडीएस भी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक दलबल के नीचे दबी नजर आती है। 1996 में जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिलहाल जेडीएस बीजेपी के साथ है। स्टालिन के हारने के बाद दक्षिण में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं बची। बचता है एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी हाशिए पर ही हैं। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल पिछले साल ही दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाल ही में उनके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। क्षेत्रीय पार्टियों के कमज़ोर होने का दरअसल राजनीतिक अर्थ क्या है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है जब केंद्र कमज़ोर होता है।
1991 और 2014 में हमने देखा, जब मिली जुली सरकारें थी तब क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में भी हावी थी। अब क्या हुआ है, केंद्र बहुत मजबूत हो गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत हो गई है और वो हर राज्य में जाकर इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को टक्कर देने की कोशिश करती है और एक सेना की तरह वहाँ पहुँच जाती है। यही तो हुआ, एक फौज जब पहुँचती है बंगाल, तो ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन सेंटर की ताकत भी एक तरह से बीजेपी वहाँ लेकर आई। स्टालिन का मामला कुछ और है, क्योंकि वहाँ विजय एक नया किरदार लेके वहाँ की पॉलिटिक्स बदल रहा है। लेकिन लगातार आप देखेंगे, नवीन पटनायक उड़ीसा में हो, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में हो, और अब जिस तरह के नतीजे निकले, आम आदमी पार्टी भी एक तरह से दिल्ली में, ये जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मोदी जी और भाजपा को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी हैं। अगले साल पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने होंगे। इंडिया अलायंस में अब ममता की बातों का वजन भी कम होना तय है। साथ ही कांग्रेस ने अब डीएमके से भी हाथ छुड़ा लिया है। डीएमके का कहना है कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, और ये चर्चा भी अब तेज हो गई है कि क्या स्टालिन इंडिया गठबंधन भी छोड़ सकते हैं। जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए, सबको लगा अब इंडिया अलायंस जो है वो नए किरदार, नए जोश से पूरे देश में चली जाएगी और भाजपा को टक्कर देगी। क्या हुआ, राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ है ये। बंगाल में कांग्रेस और ममता, अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस आमने सामने हो गए। जिस तरह से कांग्रेस विजय को सपोर्ट देने जा रही है, तो इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था ही नहीं, पहले से कोई एजेंडा नहीं था, कोई कॉमन लीडरशिप नहीं थी। जब तक आप एक तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं कर पाते, तब तक लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इंडिया अलायंस की ये बड़ी भूल हुई है कि उनको लगा कि हम 5 लोग आ गए एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो जाएगा। अरे आपका एजेंडा क्या है? आपका केवल मोदी जी को कोसकर या एंटी मोदीइज्म से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जनता के सामने एक ठोस कार्यक्रम लेकर जाना पड़ेगा। अगर जाएं तो कौन जाने, आप सफल भी हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। देश का वातावरण बदल गया है। ये कोalition का युग नहीं है, ये युग है कि जो पार्टी एक तरह से एक नए भारत के जो महत्वाकांक्षा है उससे जुड़ पाती है। अगर ये विपक्षी पार्टियां वो कर पाती है और कांग्रेस उसमें नेतृत्व उनको अच्छी तरह से दे पाती है, तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर है? द प्रिंट के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का पतन कांग्रेस के लिए सकारात्मक बात है। टीएमसी, वाईएसआरसीपी, एनसीपी जैसी कई पार्टियां कांग्रेस तोड़कर ही बनी थी, और एसपी, बीएसपी, आरजेडी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस के ही वोट बैंक पर कब्जा किया था। ऐसे में अगर कांग्रेस लगन से काम करने और सब्र रखने को तैयार है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का पतन उसके लिए नई खिड़कियां खोल सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास इसके लिए ज़रूरी कौशल, हिम्मत और विनम्रता है? देखिए, अब तक की राजनीति में देखा गया है कि जहां डायरेक्ट टक्कर भाजपा और कांग्रेस की होती है पिछले 10 साल में, तो ज़्यादातर भाजपा जीतती है। क्षेत्रीय पार्टी कम से कम टक्कर तो देती थी। ममता बनर्जी भले ही इस बार हार गई, 2 बार पहले तो उन्होंने बीजेपी को टक्कर देकर चुनाव जीते भी हैं। और बाकी भी नेता अगर आप देखेंगे, नवीन पटनायक 25 साल तक वहाँ डोमिनेंट रहे। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का कमज़ोर होना इसका मतलब नहीं है कि तुरंत कांग्रेस ओवरनाइट मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस को भी मशक्कत करनी पड़ेगी ज़मीन में, फिर वो बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी। केवल अगर कांग्रेस को लगता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी कमज़ोर हो गई तो कांग्रेस की तरफ वोटर चला जाएगा, ये गलत है। और इससे ये भी जानिए कि भाजपा बड़ा खुश है, क्योंकि भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों से हमेशा डर था। और भाजपा ने क्या किया, इस कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी तरफ किया, जैसे जेडीयू, जैसे असम गण परिषद, जैसे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जैसे लोक जनशक्ति, जैसे तेलुगु देशम, और कुछ को खत्म ही एक तरह से कर दिया। जब इतनी बड़ी ये डोमिनेंट पार्टी है भाजपा, तो क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबको ये जानना चाहिए कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोदी अमित शाह लेड जो गुजरात की जोड़ी नंबर 1 है। वो जो भाजपा की जो सेना है, उसको आप कैसे टक्कर दोगे?